हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत हमारे इस YouTube चैनल पर है। दोस्तों, आज इस एक नए सेशन में हम बात करेंगे प्री बीएसटीसी के बारे में, जिसे अब राजस्थान सरकार प्री डीएल्ड कोर्स के नाम से जाना जाता है। अब बात करें दोस्तों, जैसे कि प्री डीएल्ड प्राइमरी टीचर होता है, डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में सिलेबस के बारे में, इसके फॉर्म कब आएंगे और इनकी जो योग्यता क्या रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपका भी एक छोटी सी उम्र में शिक्षक बनने का सपना है तो वो आप इस कोर्स के माध्यम से पूरा कर सकते हो। एक शिक्षक बनने के लिए आपको दो कोर्स करने पड़ते हैं। एक तो प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा, जिसे पहले बीएसटीसी के नाम से जाना जाता था, और अब इस कोर्स को प्री डीएल्ड के नाम से जाना जाता है, यानी डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये कोर्स रहता है 1 से 5वीं तक कक्षा का। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको ये कोर्स करना पड़ेगा, और ऊपर के जो कक्षाओं में अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो आपको बीएड कोर्स करना होता है। तो चलिए समझते हैं आपको इस कोर्स के बारे में, कौन सी योग्यता होगी, इसके फॉर्म कब आते हैं, इसकी कट ऑफ कितनी जाती है और इसका सिलेबस क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अब शुरू करें। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसके सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस क्या है दोस्तों? इसके अंदर दे रखा है प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित होगा। जो इसका प्रश्न पत्र होता है दोस्तों, उसके 4 भाग होते हैं जो पेपर आता है, और सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक यानी मल्टीपल चॉइस के आधार पर जो क्वेश्चन आएंगे, और सभी के अंक समान हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न होगा उसको आप 3 अंक मिलेंगे। और इस पेपर की एक खासियत है, इसमें कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। यानी कहने की बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। चलिए अब इसके 4 खंडों को अलग अलग से देखते हैं। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या यानी एक खंड के अंदर 50 होती है, यानी 4 खंड हो गए। तो अलग अलग हम बात करें तो इस प्रश्न पत्र के अंदर 200 प्रश्न आएंगे, और जिनके अंक यानी प्रत्येक प्रश्न का अंक समान है यानी 3 अंक होगा, तो कुल 600 अंकों की ये परीक्षा होती है। सबसे पहले बात करें, पहला खंड होता है मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग का। रीजनिंग के इसमें कितने प्रश्न आएंगे? 50 प्रश्न आएंगे, और एक प्रश्न 3 अंक का हो गया तो कुल 150 अंक की रीजनिंग आएगी। दूसरा भाग है ब भाग। दूसरे खंड में बात करें हम, दूसरे भाग में तो 50 प्रश्न आएंगे राजस्थान की सामान्य जानकारी, यानी इसके अंतर्गत हम कह सकें इसके राजस्थान जीके के आएगा 50 प्रश्न, और जिसके भी अंक कितने हैं? 150। तीसरे भाग में शिक्षण अभिक्षमता, और इसके प्रश्न आएंगे 50 प्रश्न, और इसके भी अंक कितने हैं? 150 ही अंक हैं। इसके अंतर्गत पूछा जाता है जो सामान्य जानकारी एक शिक्षक रखता है विद्यालय के अंदर, यानी एक प्रकार के मनोविज्ञान के ही कुछ प्रश्न होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं शिक्षण अभिक्षमता के अंदर। फिर जो लास्ट पार्ट होता है द पार्ट, उसमें 20 प्रश्न तो अंग्रेजी के आएंगे और 60 अंक के हो गए ये, और बाकी जो प्रश्न बच गए, अगर आपने का मीडियम संस्कृत है और हिंदी है, इन दोनों में से एक ले सकते हो, तो 30 प्रश्न इनके आएंगे। अगर आपने संस्कृत ले रखा है तो 30 प्रश्न संस्कृत के, 20 प्रश्न हिंदी इंग्लिश के, और हिंदी ले रखा है तो 30 प्रश्न हिंदी के और 20 प्रश्न इंग्लिश के आ जाएंगे। चलिए हम अगली स्लाइड में और इस सिलेबस को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। बात करें हम विस्तार से देखें तो इसका सिलेबस यानी रीजनिंग में हमने देख तो ली कि 50 प्रश्न आएंगे। रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना रहती है, तो इसमें अलग अलग इन्होंने दे रखा है, मैं आपको बता दूं। रीजनिंग में सबसे पहले 50 प्रश्न में दे रखा है ना, तार्किक योग्यता में एनालॉजी से यानी दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता के बारे में, विभेदीकरण के बारे में, रिलेशनशिप संबंधता के बारे में, विश्लेषण और लॉजिकल तार्किक चिंतन, ये टॉपिक रीजनिंग के अंतर्गत रहेंगे। अब हम बात करें राजस्थान जीके में प्रश्न कहां से आएंगे, तो इन्होंने दे रखा है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट यानी ऐतिहासिक पक्ष, पॉलिटी एस्पेक्ट यानी राजनीतिक पक्ष, आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेचर एस्पेक्ट यानी कला संस्कृति और साहित्य पक्ष के बारे में, आर्थिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष,
लोक जीवन सामाजिक पक्ष। यानी एक प्रकार के कहने का अर्थ ये है कि इसके अंतर्गत टोटल राजस्थान जीके पूछा जाएगा, जिसमें इतिहास भी, भूगोल भी, संस्कृति के बारे में भी, आर्थिक समीक्षा के बारे में भी, और कुछ हद तक हो सकता है आपको समसामयिकी विषय के आधार पर भी प्रश्न देखने को मिल जाएं। चलिए अ और ब भाग देख लिए, हमने दूसरे भाग स भाग के बारे में चर्चा करते हैं। और जो स भाग है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता, यानी 50 प्रश्न आएंगे इसके भी, और इसमें अलग अलग इन्होंने देख रखे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न किस टॉपिक से आएंगे, जैसे शिक्षण अधिगम। आगे हम बात करें जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी, यानी एक शिक्षक अगर आप बनने जा रहे हो समाज में तो आप में नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। आगे हम बात करें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, आपको बच्चों का आप पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, आप बच्चों को किस प्रकार मोटिवेट कर पाते हो। आगे हम बात करें संप्रेषण कौशल, आपने जो बच्चों को पाठ पढ़ाया है, जो टॉपिक पढ़ाया है वो अच्छी तरीके से समझ में आया नहीं आया, उसके आधार पर हम बात करें। आगे हम व्यावसायिक अभिवृत्ति, सामाजिक संवेदनशीलता आपके अंदर कितनी है, इन सब टॉपिक से यानी सब शिक्षण अभिक्षमता से भी प्रश्न आएंगे। ज्यादातर इसमें बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, यानी नंबर अगर आप बढ़िया लाना चाहते हो तो इस पर आपको थोड़ा सा, यानी यहाँ से मतलब एक प्रकार ये मान सकते हैं कि अच्छे नंबर आ जाएंगे इसमें, क्योंकि नॉर्मल से प्रश्न होते हैं तो वो आप कर दोगे। आगे हम बात करें जो द भाग है उसमें इंग्लिश के, ये तो कंपलसरी रहेंगे, सभी के आएंगे। इंग्लिश में दे रखे हैं 20 प्रश्न आएंगे, ये कंप्रीहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, नरेशन, प्रीपोजिशन। आपको ये स्लाइड मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको विस्तृत रूप से देख सकते हो। अगली स्लाइड में हम बात करें जो और द भाग के जो पार्ट थे वो बच गए, यानी संस्कृत अगर आपने ले रखा है तो संस्कृत के भी 30 प्रश्न आएंगे, और उसमें कौन कौन से आएंगे टॉपिक में देखना, स्वर, व्यंजन, शब्द रूप, अकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, धातु रूप, लोट लकार, इन सब बारे में ये आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। समास, संधि, इनके बारे में आप देख सकते हो। हिंदी के भी व्याकरण से प्रश्न आएंगे। हिंदी में हम बात करें तो हिंदी से प्रश्न शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युगम शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, मुहावरे, कहावते, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के आधार पर एक सार्थक शब्द। तो यहां से इनके बारे में आपको देखना, यानी सिलेबस की तो एक आधार पे आपकी चर्चा हो चुकी है। अब आप सर बताएगी हमें तैयारी किस प्रकार करें। चलिए इसके बारे में भी हम बात करते हैं कि तैयारी किस प्रकार करें। यहां से हम देखेंगे तो सबसे पहले इसकी योग्यता क्या होगी, 12th पास। अगर आपने अभी अभी 12वीं के पेपर दिए हैं तो आप इसका फॉर्म लगा सकते हो। इसमें एज की कोई मिनिमम बाध्यता नहीं रहेगी, आपकी कितनी भी एज हो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हो। अब बात करें फॉर्म लगाने का फायदा क्या है। फॉर्म लगाने का ये फायदा है कि बीएड के अंदर आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तभी आप बीएड कर सकते हो। इसके अंतर्गत ग्रेजुएशन की कोई बाध्यता नहीं। 12th के बाद एक छोटी सी उम्र में आप शिक्षक बन सकते हो। 12th के बाद 2 साल का तो आपको कोर्स करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको जो डिप्लोमा मिल जाएगा उसके आधार पर जो राजस्थान गवर्नमेंट जो टीचर की भर्ती निकालती है, प्राइमरी टीचर, उसके अंतर्गत आप फॉर्म भर सकते हो। सर कैसे पढ़ें। पढ़ने की बात यह रहेगी कि आपको सबसे पहले तो सिलेबस का पता होना चाहिए कि भाई इसके अंतर्गत क्या सिलेबस आएगा, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अगर अध्ययन करते हो तो इसमें आप विजय हो जाओगे। सर हम तैयारी तो कर लें, लेकिन इसमें कितने नंबर लाएं तब ही हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, यानी इसका सेफ स्कोर आप क्या बता सकते हो। तो सेफ स्कोर की बात करें, वैसे तो आपने एग्जाम दे दिया, उसके आधार पर सरकार है वो काउंसलिंग करेगी, आपके नंबर आएंगे, अलग अलग रिजर्वेशन है, कैटेगरी है, उनको भी दिया जाता है। लेकिन जिसके आधार पर अगर आपको कितने भी नंबर आ रहे हैं कि हमारे कितने नंबर आ जाएं कि हमारा इसके अंतर्गत काउंसलिंग में नंबर आ जाए, तो इसमें हम कह सकते हैं जनरल की जैसे की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो अगर आपके 400 या 400 प्लस नंबर अगर आ जाते हो तो आपको कॉलेज की बात करें तो फर्स्ट चॉइस मिल जाती है लगभग।
फर्स्ट चॉइस, यानी अगर आप जिस तहसील या जिला के रहने वाले हो वहां पर अगर कोई भी ये कोर्स प्री डीएलएड का कोर्स किसी कॉलेज के अंतर्गत मान्यता है तो आप वहां से काउंसलिंग के आधार पर कर सकते हो। अगर आपका स्कोर 400 या 400 प्लस रह सकता है, हो सकता है वो क्या पता आपको 395 पर भी मिल जाए, लेकिन जर्नल की बात कर रहे हैं हम कि लगभग 400 के आसपास मिल जाता है। यहीं से सर लड़कियों की मेरिट अलग जाती है, बिल्कुल जाती है लड़कियों की, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके बच्चों की भी मेरिट अलग रहती है। बात करें जो लड़कियों की मेरिट कितनी रहेगी सर, ये इस 400 में से जनरल की बात करें हम तो 20-25 नंबर कम कर सकते हो। लड़कियों की मेरिट 20-25 नंबर कम रहती। फर्स्ट चॉइस की बात रही, हो सकता है आपने पूरे अगर राजस्थान के अंदर काउंसलिंग करवाई है तो आपके नंबर क्या पता ज्यादा भी आ जाए या कम में भी अगर हो जाए, या जरूरी नहीं। लेकिन हम बात करें अगर आप फर्स्ट चॉइस चाहते हो तो आपको 400 या 20-25 नंबर अगर लड़कियों के हैं तो आपको कॉलेज इसमें मिल जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को क्या फायदा है, उनकी लगभग हम ऐसे मान सकते हैं कि 340, इनकी तो बहुत ही कम मेरिट रहती है भाई, 340, 320, 350 के आसपास इनको कॉलेज मिल जाता है फर्स्ट चॉइस की हम बात करें तो। चलिए सर आगे बातें अन्य कैटेगरियों की बताइए सर, ओबीसी, एससी, उनके इनसे कम मान सकते हैं, वैसे भी 10-10, 15-15 नंबर हम ऑटोमेटिक आधार पर कम मान सकते हैं। ये एक आइडिया है, यानी फिक्स नहीं है, अलग अलग जाती है हमेशा मेरिट। तैयारी की बात आए तो आप एक हमेशा अपना लक्ष्य सेट करो कि हमें 12वीं के बाद में अगर शिक्षक बनना है तो ही इसकी शुरुआत कीजिए। अन्य फील्ड में अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो अन्य तैयारियां कीजिए, यहां पर समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। आगे हम बात करें सर, हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए क्या रहेगा, और जिन बच्चों ने पिछला एग्जाम दिया था और कट ऑफ से कम नंबर रह गए थे। अब बात करें जो पहली बार बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मेरी सुझाव तो ये रहेगा कि वो कोई ना कोई कहीं से भी एक ऑफलाइन कोचिंग एक बार ले लें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार प्रश्न आते हैं और आपकी एक पढ़ने में रुचि हो जाएगी एक प्रकार। क्योंकि हम वैसे अगर बुक के आधार पर सीधी तैयारी करें ना तो हमारा उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं होता, और अगर क्लास में अगर हम ऑफलाइन बैठ कर यानी एक बात करें राजस्थान की कल्चर पढ़ रहे हैं या फिर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें एक जो रोचक बातें होंगी जो टीचर बताएगा आपको, इससे आपकी पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा और आपके जो नोट्स तैयार हो जाएंगे और आप उनमें फिर अपने आप रुचि हो जाएगी, आप बुक भी पढ़ने लगोगे। ठीक है, तो पहली बार जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको तो कहीं ना से एक ऑफलाइन कोचिंग एक बार कर ही लेनी चाहिए। और जिन बच्चों ने पिछली बार ऑफलाइन कोचिंग कर भी ली थी और अब की बार क्या करें, तो उनके पास नोट्स होंगे, उन नोट्स को अब अपडेट कर लीजिए और उसके आधार पर आपको पीछे का अनुभव तो पता हो चली गया है कि किस प्रकार मेरिट जाती है, कैसे प्रश्न पत्र आता है, उसके आधार पर अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिए। आगे बात करें, आप साथ साथ में जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसके एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। शॉर्ट नोट से आपको एग्जाम के टाइम बहुत ज्यादा फायदा होगा। यानी आप बुक का तो रिवीजन कंटिन्यू कर ही नहीं सकते, लेकिन आपने जो छोटे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसका आप अध्ययन कंटिन्यू कर सकते हो। और कोई भी एक बुक का यह फायदा है कि सभी बुकें लगभग ठीक ही हैं। एक बुक लाने का रेफरेंस के तौर पर आप एक बुक रख सकते हो कि जिसमें सिलेबस भी दे रखा होगा, सभी टॉपिक दे रखे होंगे, यानी किस टॉपिक को हमें पढ़ना है। बुक होगा तो आपको पता चल जाएगी कि एक लक्ष्य हमें इस प्रकार तैयारी करनी है। यानी हिस्ट्री से देखें तो हमें हिस्ट्री से मेवाड़ पढ़ना है, मारवाड़ पढ़ना है, या जो मैंने रीजनिंग में बता रखा है, या फिर शिक्षण अभिक्षमता में मैंने बताया कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे। यानी एक प्रकार की तो सिलेबस की भी आपके पास बुकलेट भी होगी, ये रख लीजिए भाई, एक बुक आपकी कोई भी हो सकती। सर इसके फॉरम कब आएंगे? फॉरम अब हाल ही में न्यूज़पेपर में एक आई है कि अप्रैल के लास्ट में इसके फॉरम स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रैल लास्ट में इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और एग्जाम की हम बात करें तो इसका एग्जाम जून में होने की संभावना है भाई, जून में होने की संभावना है। इस बार इसका एग्जाम जल्दी हो सकता है क्योंकि सरकार बदली है। पहले इसका एग्जाम लगभग सितंबर या अगस्त माह में होता था। एक बार ये सेशन कुछ कोरोना की वजह से लेट हो गया था, उसके कारण ये एग्जाम हमेशा लेट होने, पहले ये एग्जाम हमेशा मई जून में ही होता था जब बीएड का एग्जाम होता है। और इस बार इसको कोटा विश्वविद्यालय आयोजित करवाएगा, कोटा विश्वविद्यालय आयोजित करवाएगा।
ठीक है दोस्तों, मैंने लगभग आपको बताने की कोशिश की है कि बीएसटीसी की तैयारी किस प्रकार करें। और भी अगर आपकी कोई प्रश्न है या फिर कोई सुझाव लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। और अन्य जो भर्तियों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।